जय हिंद दोस्तों। आइए देखते हैं जो बिहार टेक्स्ट बुक आती है, जो बीटीसी के द्वारा बिहार टेक्स्ट बुक आती है, उसमें हिस्ट्री का ये बुक है। हिस्ट्री का बुक है और जिसका चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है हमारा अतीत। हाल ही के दिनों में देखा गया है कि जो भी कंपटीशन के एग्ज़ाम हो रहे हैं, चाहे वो बिहार एसआई हो या बीपीएससी के द्वारा बीपीएससी के द्वारा जो टीचर का एग्ज़ाम हुआ था, ट्री 0.1 या 0.2 या आगामी 0.3 है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो टेक्स्ट बुक से हूबहू उठा लिए गए हैं। इसलिए हमने यह कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी बिहार टेक्स्ट बुक हैं और जिनमें जो चैप्टर हैं, चैप्टर बाय चैप्टर उनको देखते हैं। सबसे पहले हम इतिहास विषय को पढ़ेंगे, उसके बाद ज्योग्राफी को, और उसके बाद समय मिला तो पॉलिटी को। सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री ख़त्म करेंगे क्लास 6 का। जब क्लास 6 का ख़त्म हो जाएगा हिस्ट्री, तो फिर क्लास 7, फिर क्लास 8, फिर क्लास 9 और क्लास 10। ये पूरे क्लास 10 तक के जितने भी हिस्ट्री के चैप्टर हैं, इसको चैप्टर बाय चैप्टर ख़त्म किया जाएगा। पहले इसको ख़त्म किया जाए, उसके बाद ज्योग्राफी के बारे में देखा जाएगा। आइए देखते हैं। इसी कड़ी में पहला चैप्टर है जिसका नाम है हमारा अतीत। चैप्टर का नाम क्या है? हमारा अतीत। अतीत से तात्पर्य है इतिहास। अभी जो भी घटनाएं घट रही हैं, ठीक है, अभी जो भी घटनाएं घट रही है या जो हो रहा है हम लोग के साथ, ये सब होता है वर्तमान। ये सारी घटनाएं किस चीज़ में हो रही है? वर्तमान में हो रही है। जो अभी हमारी ज़िंदगी में घटना घटने वाली है या समय आने वाला है, वो हो जाता है भविष्य। और जो बीत चुका है वही होता है अतीत, यानी जो बीत गया है। अभी के पहले जो भी घटनाएं घट चुकी हैं वो सारे के सारे अतीत होते हैं। ठीक है, इतिहास में हम अपने अतीत का ही अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि इतिहास का क्यों पढ़ा जाता है, इतिहास का अध्ययन क्यों किया जाता है। इसमें दिया हुआ है कि इतिहास हमें अतीत की जानकारी देता है। अतीत को जानना इसलिए ज़रूरी है कि अतीत को जानकर ही हम वर्तमान को समझ सकते हैं और भविष्य के निर्माण के लिए सोच सकते हैं। इतिहास इसलिए पढ़ा जाता है ताकि हमने जो अतीत में अपनी गलतियां की हैं उसको वर्तमान में अध्ययन करें और अध्ययन करके अपने भविष्य को क्या करें? संवार सकें। ठीक है, इतिहास मानव समाज की सामूहिक स्मृति होती है। सामूहिक स्मृति मतलब क्या होता है? सामूहिक याद होती हैं। यदि कोई समाज अपने इतिहास को नहीं जानता है तो उसकी हालत वैसी ही है जैसे किसी ऐसे व्यक्ति की जिसकी याददाश्त गुम हो चुकी है। ऐसा व्यक्ति जो जिंदा तो है पर उसकी याददाश्त खो चुकी है, उससे उसकी तुलना की जाती है अगर आप अपने इतिहास को नहीं जानते हैं। आइए देखते हैं ये बुक में क्या दिया हुआ है। आप जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, हम सभी समाज में रहते हैं। ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि सब हम लोग कैसे हैं? एक सामाजिक प्राणी है। इसमें एक दिया हुआ वैश्विक गांव। वैश्विक गांव मतलब ग्लोबल विलेज। जैसा कि आज समाज हमारे सामने दिख रहा है, जैसा परिवार दिख रहा है, जैसे लोग दिख रहे हैं, क्या वर्तमान में, यानी क्या मतलब पहले भी लोग ऐसे ही रहते थे? क्या जीवन यापन ऐसा ही था? क्या उनका रहन सहन ऐसा ही था या इससे अलग था? इन सब सारे सवाल होते हैं, उनका जवाब हमें इतिहास से मिलता है। आप यह भी देखिए, आप भी जानते होंगे कि इतिहास का संबंध अतीत के उस काल से है जिसके बारे में हमें लिखित साक्ष्य मिलता है। इतिहास में क्या होता है? जिसका लिखित साक्ष्य मिले उसका अध्ययन किया जाता है। ऐसे इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है: प्रगतिहास, आदि इतिहास और इतिहास। प्रगतिहास में ये होता है कि वैसे जिसका तो कोई लिखित साक्ष्य ना हो वो प्रगतिहास में आ जाता है। और दूसरा आदि इतिहास में वो आता है जिसका लिखित साक्ष्य है पर उसको हम लोगों ने अभी पढ़ नहीं पाया है। और तीसरा आता है इतिहास जिसके लिखित साक्ष्य भी है और जिसको पढ़ा भी गया है। ठीक है, यही बात इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है। आगे देखते हैं। इन्हीं तमाम साधनों या स्रोत के आधार पर, ठीक है, इतिहास का पता लगाने के लिए हमारे पास कौन कौन से साधन हो सकते हैं? पहला तो ये हो सकता है कि जितने भी साहित्य से रिलेटेड पुस्तकें हैं उनके बारे में अध्ययन करके, साहित्य। और दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा जो खुदाई होता है, भूमि की जो खुदाई होती है, उसमें जो भी ज़मीन के नीचे दबी हुई चीज़ें मिलती हैं उनका अध्ययन करके हम इतिहास का पता लगा सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं आगे के पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है। आगे के पैराग्राफ में दिया हुआ है कैसे आपने जीवन की ज़रूरतों, ठीक है, कैसे आपने जीवन की ज़रूरतें पूरी की,
कैसे शिकार करके कंदमूल इकट्ठा करके अपना भोजन पाया। प्रारंभ में जो मनुष्य थे अपने जीवन यापन को कैसे किए, अपने जीवन जीने के लिए, अपने आप को जीवित रखने के लिए वो पहले शिकार करते थे, फिर जानवरों को मारते थे, फिर पहले कच्चा ही खा जाते थे, फिर वो जंगलों में जाके कल मुंद लाते थे, उसको ऐसे ही खा जाया करते थे। ठीक है, फिर आगे चल के उन्हें आग का आविष्कार हो जाता है, पहिया का आविष्कार होता है, तो फिर आग का आविष्कार होता है तो लोग पका के खाते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को इन बिंदुओं इस पैराग्राफ में दिया हुआ है। आइए देख लेते हैं। कैसे खेती करना सीखा, गुफाओं से निकलकर मकान बनाकर उनमें रहना शुरू किया, कपड़े पहनना प्रारंभ किया, आग के उपयोग को जाना, औजार हथियार बनाए, दूरस्थ स्थानों तक यात्रा के लिए सवारी का उपयोग सीखा, व्यापार किया, मुद्रा का उपयोग प्रारंभ किया, राज्यों और साम्राज्यों का गठन किया, उनका शासन चलाने के लिए नियम कानून बनाए, कैसे साम्राज्य संगठित हुआ और धीरे धीरे बिखर गए। ठीक है, इन सब के बारे में कहाँ पता चलेगी, तो इतिहास में पता चलेगी। ठीक है, ये जो चैप्टर है ये कोई इस पुस्तक में खास चैप्टर नहीं है, इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि किस अध्याय में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि इसी पुस्तक का जो हम लोग जब तीसरा अध्याय में जाएंगे तो पहले अध्याय में पता चला कि मनुष्यों ने जीवन यापन कैसे प्रारंभ किया, दूसरे अध्याय में पता चलता है कि उनके जीवन स्तर कैसे सुधार हुआ, और तीसरे में हम पढ़ेंगे मनुष्य के जीवन के उस चरण के बारे में पढ़ेंगे जब वो संगठित होकर रहने लगा। पहले मनुष्य जंगलों में रहता था, पहाड़ों और पत्थरों के पीछे छुप कर रहता था, अब मनुष्य क्या हो गए हैं, एक चरणबद्ध तरीके में आके संगठित होकर रहने लगे हैं। इसके बारे में हमें कहाँ अध्ययन करना है, तीसरे अध्याय में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगले पेज में क्या है। ये तीसरे अध्याय में फिर हमें बताया गया कि चौथे अध्याय में हमें क्या पढ़ना है। चौथे अध्याय में है कि जब मनुष्य संगठित हो गए तो उनका जीवन शैली को समझना है। जब वो संगठित होकर एक जगह रहने लगे तो उनका जीवन शैली कैसा था, वो क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कैसे रहते थे और कैसे आते जाते थे। ये कहाँ पढ़ना है, तो हमें चौथे अध्याय में पढ़ना, इसी पुस्तक के चौथे अध्याय में। ठीक है, उसके बाद जब पांचवा अध्याय आएगा उसमें बताया गया है कि हड़प्पा संस्कृति के बारे में, जो काफ़ी विकसित थी। तो हड़प्पा सभ्यता का विकास कैसे हुआ, ये कैसे अपने चरण पे पहुंचा और कैसे इसका पतन हुआ, ये सब कहाँ पढ़ेंगे, तो हम इसके 5वें अध्याय में पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर है सिर्फ इस बुक के बारे में बताएगा कि किस अध्याय में हमें क्या पढ़ना है। विधिवत से हम लोग पढ़ेंगे जब चैप्टर बाई चैप्टर शुरू होगा। फिर इसमें बताया गया कि छठे अध्याय में हमें क्या पढ़ना है। आगे जब होगा हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक काल आएगा। वैदिक काल में भौतिक युग और आध्यात्मिक प्रगति का काल रहा। ठीक है, भौतिक युग से मतलब होता है कि मनुष्यों ने अपने जीवन यापन के लिए क्या क्या खाएं, रहन सहन कैसा रहा, मैंने अपने जीवन को कैसे मैंने जीवन को कैसे जिए, ये हो जाता है भोग विलास वाला जिंदगी को क्या कहेंगे, भौतिक युग। और आध्यात्मिक प्रगति का मतलब होता है चिंतन, मनुष्यों में चिंतन और विकास कैसे हुआ, सोचने और समझने की क्षमता कैसे विकसित हुई। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद हमने 7वां अध्याय, ठीक है, 7वां अध्याय में हम उस चरण को दर्शाता है जब भौतिक जीवन और बौद्धिक जीवन दोनों में हुई प्रगति एक सम्मानित रूप से सामने आया। 7वां अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे, इसी पुस्तक के 7वें अध्याय में पढ़ना है कि भौतिक जीवन और बौद्धिक जीवन दोनों में किस प्रकार और कैसे प्रगति हुई। ठीक है, इसी के बाद देखते हैं 7वां के बाद इसमें फिर 8वां अध्याय, देखिए यहाँ दिया 8वें अध्याय में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, बौद्धिक विकास के संबंध में 8वें अध्याय में पढ़ना है। और उसके बाद अध्याय 9 में क्या पढ़ना है, मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य का इतिहास पढ़ना है। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र होते हैं बिंबिसार, और बिंबिसार का लड़का कौन होता है, अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य क्या हो जाएंगे, मौर्य वंश के संस्थापक, इनका पुत्र हो जाएंगे बिंदुसार और इनके पुत्र होंगे अशोक। इनके बारे में यानी मौर्य वंश के बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे, तो अध्याय 9 में पढ़ना है। फिर आगे देखते हैं अध्याय 10 में क्या पढ़ना है। 10वां अध्याय में देखेंगे हम लोग कि मौर्य वंश का साम्राज्य का पतन, यानी पहले 9वें अध्याय में मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे, कैसे उसका विकास होता है और कैसे वो चरम उत्कर्ष पे पहुंचता है, फिर धीरे धीरे कैसे उसका पतन होता है। ठीक है, पतन कहाँ पढ़ना है, तो 10वां अध्याय में पढ़ना है। फिर आगे होता है इसी में 11वां अध्याय। इसी पुस्तक के 11वां अध्याय में क्या पढ़ना है, तो सुदूर क्षेत्र में भारत के प्रभाव विस्तार के संबंध में, जब एक बड़े राज्य का जब उदय हो चुका है तब भारत का विकास कैसे हुआ, उसने अपने क्षेत्र का विस्तार कैसे किया
और इसका प्रभाव कहाँ कहाँ था, ठीक है, वो कहाँ पढ़ेंगे हम लोग 11वें अध्याय में। उसके बाद आता है 12वां और 13वां। देखिए 12वां और 13वां अध्याय में क्या पढ़ना है, ठीक है। अध्याय में आप भारत में होने वाली राजनीतिक, ठीक है, प्रशासनिक, राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक, तीनों में क्या होता है, और संस्कृति कि किस प्रकार इसमें प्रगति और तीनों का संबंध कैसा है, इसका हम लोग अध्ययन कहाँ करेंगे, तो कौन से चैप्टर में, 12 और 13 में। और जबकि अंतिम अध्याय कौन सा हो जाएगा, 14वां, उसमें पढ़ेंगे प्रमुख इतिहास के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तो ये जो चैप्टर है इसका नाम था हमारा अतीत। तो इसमें कोई अध्याय नहीं, हमारा अतीत क्या है, पूरी तरह से यह एक पूरे पुस्तक का क्या है, पूरे पुस्तक का एक परिचय है, ठीक है, परिचय कि हम किस अध्याय में क्या पढ़ना है, ठीक है। ये हमारा एक तरह से सिलेबस हो गया। अब इस अगले वीडियो में हम प्रारंभ करेंगे अध्याय 1, फिर अध्याय 2, अध्याय 3, ऐसे करते करते हम लोग टोटल 14 अध्याय को पढ़ेंगे। 14 अध्याय को पढ़ेंगे और उसमें जो भी पीछे क्वेश्चन आंसर होगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव वन लाइनर हो या ऑब्जेक्टिव हो या फिल इन द ब्लैंक हो, सारे के सारे क्वेश्चन को हम आंसर को भी क्या करेंगे, कराएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ मिलकर इस पुस्तक को, जो बिहार टेक्स्ट बुक है, अतीत से वर्तमान पुस्तक का नाम है, जो कक्षा 6 का है, इसको आप समाप्त करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़े और हमारे वीडियो को देखें, ठीक है। तो बहुत जल्द मिलते हैं इस बुक का अध्याय 1 लेके। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।